सो वेलकम दिनेश सर टू आवर चैनल। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू आतिश सर। मैं मेरे बारे में बताऊँ, मेरा नाम दिनेश पाटिल है। 2008 में मैं पुणे में आया। आईटी के रिलेटेड मैं कोर्स कर रहा था, उसके बाद मैंने इमीडिएट जॉब ज्वाइन किया। जॉब किया मैंने 1 से 1.5 साल, उसके बाद खुद का बिज़नेस किया 2010 से। 2010 से लेके 2016 तक मैंने आईटी में काम किया। उसके बाद जैसे-जैसे आईटी में थोड़ा सैचुरेशन आ रहा था, तो मैंने बिज़नेस लाइन चेंज किया। तो 2017-18 एक 2 ढाई साल मैंने फिर डीए से किया, एक्सिस बैंक होम लोन का। तो वो होने के बाद वही काम करते-करते मुझे थोड़ा रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस आया था। मतलब घर कैसा लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए, वो थोड़ा आइडिया आ गया। तो फिर जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन लगा, उस टाइम पे मैंने रियल एस्टेट का ऑनलाइन कोर्स किया और डिजिटल मार्केटिंग भी किया। तो वो करते-करते मुझे दोनों का है, मतलब रियल एस्टेट में दोनों भी चाहिए। तुम आपको लीड जनरेशन भी आना चाहिए और रियल एस्टेट सेल्स भी आना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा 2008 से लेके अभी तक का जर्नी है। ड्रीम राइज रियल्टर नाम से अभी मेरा कंपनी है, जहाँ पे मैं अभी 6 साल से काम कर रहा हूँ। साथ में रूपाली भी है। किस रूपाली मैम आपका इंट्रोडक्शन? यस, मेरा नाम रूपाली पाटिल है। एक्चुअली 2011 से मैं हाउसवाइफ, उसके साथ दिनेश सर को जो भी बिजनेस में हेल्प लगती है वो हेल्प मैं करते गई। जैसे कि सर ने बताया कि हमारा जैसे डीएसए था, तो मोस्टली फोकसली मेरा स्टार्ट बिजनेस में एंटर डीएसए से हुआ। उसके बाद रियल एस्टेट सर को ही मैंने ज्वाइन किया। सारी जो चीजें हैं सेल्स रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड, वो जर्नी भी सर के साथ ही स्टार्ट हुई है। ओके, तो मेरी टीम ने कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चनरी अच्छे से प्रिपेयर की है, जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेगी कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही और आपके कंसल्टिंग के थ्रू, प्रॉपर्टी कंसल्टिंग के थ्रू कैसे उनको बेनिफिट हो सके। तो मैं वन बाय वन एक-एक क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मेरा दूसरा सवाल है आपको, आप पुणे और पीसीएमसी में कमर्शियल प्रॉपर्टी और लग्जरियस फ्लैट्स पर ही ज्यादा काम क्यों करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। ओके। अभी हम जब रियल एस्टेट में स्टार्ट किए थे काम, तो हमारा जर्नी बहुत अलग है रूपाली का और मेरा। जब हम पहले घर देख रहे थे, तो हमने बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं। अ, किसी बिल्डर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बताना चाहेंगे कि बिल्डर से जो भी अपने को डिटेल में जानकारी चाहिए, वो अपने को पता नहीं रहती है। जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना, रेरा में क्या-क्या चेक कर रहे हैं वो होना, लोन में क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो पता होना। वो अगर पता नहीं है तो बाद में जाके बहुत दिक्कत आती है। मतलब मैंने 2011 में प्रॉपर्टी ली है, 2000 अभी 26 आया, फिर भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो वो चैलेंजेस से अ, बाहर आने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हम एक ब्रोकर की तरह काम नहीं करते हैं अभी। हम उनको गाइड करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, उसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं। तो आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा कि लग्जरी प्रॉपर्टी में क्यों ज़्यादा डील करते हैं? कैसा होता है, पहला जो प्रॉपर्टी लेते हैं, वहाँ पे पहला घर होना चाहिए। पहला घर मतलब सबका इमोशन रहता है। तो वहाँ पे आने के बाद लोगों को समझ में आता है कि पहला घर होने के बाद दूसरा घर मेरा थोड़ा लग्जरी होना चाहिए, वहाँ पे हाई क्लास एमिनिटीज़ अ, अगर फर्स्ट फ्लोर से लेके 30th फ्लोर तक बिल्डिंग है, तो 28 25th फ्लोर पे मेरा लैविश होम होना चाहिए। तो उसमें क्या-क्या देखना चाहिए। उसके बाद लग्ज़री में उतना ही नहीं आता है। मम्मी-पापा होते हैं घर में, छोटा बच्चा होता है। पहला घर लेते समय बहुत दिक्कत आती है। अगर बच्चे को बाहर फुटबॉल खेलने लेने जाना है, स्विमिंग क्लास लगानी है, तो वहाँ पे दिक्कत है। अगर लग्ज़री में वो भी देखा जाए, तो आपको वहाँ पे स्विमिंग पूल, मम्मी-पापा को बाहर जाने के लिए मंदिर, ये अगर सब कुछ सोसाइटी में मिल गया, तो वो एक लग्ज़री फ़ील आता है वहाँ पे। बेसिकली आप एमिनिटीज की बात कर रहे हो। हाँ, एमिनिटीज़ में भी बहुत स्पेसिफिक, सारे एमिनिटीज़ काम के लिए आते हैं क्या? नहीं। अगर लोगों का क्या चाहिए, वो नीड बेस अगर एमिनिटीज़ हमने दिए, तो बेटर है। ठीक, आपका क्या व्यू है मैम इसके रिगार्डिंग? ओके, एक्चुअली लग्जरी में कैसे रहता है कि लोगों को जो जो फिटिंग्स रहते हैं, मतलब जो सैनिटरी फिटिंग्स रहते हैं, टाइल्स होती है, उसका जो प्रीमियमनेस आता है, वो नॉर्मल जो हम डेवलपर्स के पास लेते हैं उसमें और लग्जरी में मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है इंटीरियर यस, करेक्ट, लग्जरियस होम में। और Yes. बेसिकली आप आईटी क्राउड पे ज्यादा काम करते हो, यस। यू आर फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इंटीरियर भी आप ज्यादा करते हो। ठीक है। और उसके अलावा आप कमर्शियल स्पेसेस में भी करते हो, तो Yes. कमर्शियल स्पेस आपका सेकंड प्रायोरिटी है या दोनों भी आप पैरेलली करते हो? बताता हूँ मैं आपको।
अभी कमर्शियल में कैसा है, कमर्शियल मतलब पुराने जमाने में शॉप या गाला बोलते हैं, शटर टाइप कमर्शियल शॉप्स देखते थे लोग। लेकिन अभी कमर्शियल का डेफिनेशन चेंज होते गया है। अभी कमर्शियल 30-35 लाख से लेके 5-6 करोड़ तक है। मतलब जो इन्वेस्टर है या नया अभी कोई नया बंदा आईटी में लगा है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है 2-3 साल में, तो वहाँ हमारे पास मतलब हमारे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है जो 35-40 लाख में इन्वेस्ट कर सकता है कमर्शियल। मतलब आप लग्जरियस फ्लैट में डील करते करते आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आने लग गई आईटी के क्राउड से कि हमें कई कमर्शियल स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट करना है। सो इसके फिर वो आपका जर्नी स्टार्ट। राइट। एक्चुअली कैसा है ना सर, मतलब जो कस्टमर की नीड आती है तो हम पहले उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि मतलब उनका पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट है या एंड यूज है। अगर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न चाहिए तो मतलब रेसिडेंशियल के साथ हम उनको कमर्शियल जो है वो भी बताते हैं। एडवाइस करते हो कि Yes, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो व्हाई डोंट यू गो फॉर कमर्शियल Yeah, इंस्टेड ऑफ रेसिडेंस। यस। ओके। सो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप दोनों साथ में काम करते हो, हस्बैंड एंड वाइफ। सो वो आप जिंदगी में भी साथ काम करते हो, बिजनेस में भी साथ काम करते हो, तो हमारे जो कस्टमर्स है या आपके जो कस्टमर्स है उनको उसका क्या फायदा होता है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि फायदा क्या होता है? ट्रिकी नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम जब वही जर्नी है, हम जब प्रॉपर्टी देख रहे थे तो बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे हमने। अभी क्लाइंट जब आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ क्लाइंट का फाइनेंस क्या है और उनको चाहिए एग्जैक्टली क्या। और रूपाली क्या देखते हैं, वो भी फैमिली आते हैं घर देखने के लिए, तो रूपाली बहुत माइन्यूट चीजें देखती है। किचन में मैडम ये होना चाहिए, बच्चों के लिए ऐसा ही होना चाहिए, मम्मी पापा के लिए मंदिर है कि नहीं, ये चीजें सारी रूपाली देखते हैं वहां पे। तो एक जो फैमिली के लिए जो चाहिए वो वहां पे कंप्लीट हो जाता है। और सामने वाले जो आते हैं लोग हमारे पास, हमारे क्लाइंट, उनको एक कॉन्फिडेंस भी आता है, दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ तो देखा है, पढ़ाई किया है, समझ के लिया है, उसके बाद ही हमें पिच कर रहे हैं। ओके, आपका क्या व्यू है इसके बारे में? यस, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी मेल एंटर करता है तो वो सोचता है फैमिली रिलेटेड, मतलब कैसे कि मेरी सेफ्टी और फाइनेंस दोनों। लेकिन जब एक वुमन एंटर करती है जी घर खरीदना है, तो मोस्टली जो सबसे ज्यादा स्पेस रहता है कि उनका टाइम स्पेंड होता है किचन में। तो उनके लिए किचन, फिर प्रॉपर वेंटिलेशन, कनेक्टिविटी, मुझे बाहर जाना है तो मार्केट नजदीक है, ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली फिर वैसे वुमन टू वुमन मतलब मेरा कनेक्शन हो जाता है उनके साथ। तो वो इजी हो जाता है कि मुझे भी बताने के लिए उनको और गाइड करने के लिए। तो वो इजीली मतलब उनकी रिक्वायरमेंट भी इजीली वो ओपनली मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा सारी तो चीजें मतलब आपने ब्रेड और बटर जैसी चीज की हुई है। Yes, ये yes. जैसे हाउस होल्डिंग चीजों पे मैम अच्छी तरीके से काम हाँ, कर लेते हैं हाँ, और आप कमर्शियल और Yes, लीगल yes. एंगल्स पे आप काम Yes, करते हैं। yes. ठीक है, तो अपना जो पहला सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट सेक्शन अपना है अनुभव और बाजार की समझ। आपको किस तरीके से वो मैं इससे जो व्यूअर्स है उनको समझने में आसानी होगी। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, पुणे और पीसीएमसी के कौन कौन से इलाके में इस समय सबसे ज्यादा डिमांड है? ओके। पुणे में देखा जाए तो मार्केट बहुत अलग लेवल पे चेंज हो रहा है अभी। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से लोकेशन पे डिमांड है। पुणे पीसीएमसी दोनों। मैं पहले पीसीएमसी का बताता हूँ। पीसीएमसी में हिंजवडी, ताथवडे, बानेर, पुनावले, रावेत, ये अभी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, हॉट सेलिंग लोकेशन है। यहाँ पे जो अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छे डेवलपर लेके आ रहे हैं वहां पे। तो ये लोकेशन हमेशा पहले से ही हॉट सेलिंग थे, अभी बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि वाकड़, बानेर, बालेवाड़ी ये जगह पे लैंड पार्सल्स बहुत कम है। तो ये जगह को डिमांड ऑटोमेटिक आ गई है। ओके, यस, सो इसीलिए डिमांड सबसे ज्यादा आता है। यस। आज के समय में पुणे का रियल एस्टेट मार्केट खरीदारों और निवेशकों के लिए कैसा है? मतलब जो परचेसर है और इन्वेस्टर है उनके लिए कैसा है पुणे का रियल एस्टेट मार्केट? अभी का टाइम मतलब मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ। जब 3-4 साल पहले काम कर रहा था तो प्रॉपर्टी के रेट बहुत कम थे, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे ऑफर्स थे, स्कीम्स थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी उस टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी का रेट बहुत कम किया था। अभी मार्केट बहुत शिफ्ट हो गया है।
अभी मार्केट भी शिफ्ट हुआ है, क्लाइंट्स जो भी प्रॉपर्टी देखने के लिए आता है ना, वो बहुत सोच समझ के स्टडी करके लीगल क्या है प्रोजेक्ट में या मार्केट में क्या चल रहा है, वो सोच समझ के आ रहा है। तो उसको वो लेवल पे गाइड करना है, इन्वेस्टर को आरओआई कितना मिल रहा है कौन से प्रोजेक्ट्स में, वो सब कुछ स्टडी करके देना, वो बहुत मायने रखता है। अभी अगर वो सब कुछ समझ के दिया, 4-5 अच्छे ऑप्शन दिए, तो क्लाइंट डिसीजन ले सकता है। और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन अच्छी जगह पे नहीं इन्वेस्ट किया तो 3-4 साल में उनको समझता है कि अपन फंस गए हैं। तो मार्केट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम हमारे पास ही आके कंसल्ट करो, मार्केट में बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट है, जाओ डिस्कस करो। अभी इंडिया में प्रॉपर्टी कंसल्टेशन फ्री है, उसका फायदा लोगों ने लेना चाहिए। अगर वहां पे आपको बिना किधर जाए आपको डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसका फायदा लेना चाहिए और वहां से फिर आगे मूव होना चाहिए। इसके रिलेटेड ही मेरा अगला क्वेश्चन है आप दोनों से भी, कि पिछले 2-3 सालों में पुणे पिंपरी चिंचवड मार्केट में क्या चेंज आया हुआ है? मैम आप लग्जरी फ्लैट में बताइए और सर आप कमर्शियल स्पेसेस में बताइए कि पिछले 2-3 सालों में दोनों में क्या चेंज आया है। सो आप पहले बताइए कमर्शियल स्पेसेस के बारे में। मैं कमर्शियल स्पेसेस के बारे में बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं बताया भी, कमर्शियल मतलब लोगों को शॉप, बड़े बड़े शॉप्स या बड़ा बड़ा फ्लोर प्लेट्स दिखता था। अभी कमर्शियल बहुत चेंज हुआ है। जैसे हम मुंबई में जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, वहां पे जब भी हम जाते हैं, वहां पे बहुत कम टाइम मतलब मैं बोलूंगा 3 दिन से लेके 10 दिन का ही टाइम रहता है, तो वहां पे मुझे रहना है जाके। तो वहां पे क्या होता है, अगर बड़ा होटल बुक करना है तो बहुत चार्जेस जाएगा। तो स्टूडियो कंसेप्ट लेके आए हैं बिल्डर्स यहाँ पे मार्केट में। स्टूडियो कंसेप्ट क्या है, अगर आपको मैं बोलूंगा मैक्सिमम 1 महीने के लिए भी रहना है तो 12 से 15 हजार रुपए आपको रेंट देके वहां पे रह सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल। कमर्शियल स्पेस बोल रहा हूँ मैं, कमर्शियल स्पेस मतलब वो बिजनेस के लिए इसको पहने। बिजनेस के लिए सूट्स बोल सकते हैं आपको। तो वहां पे क्या है, जैसे हम होटल्स में रहते हैं, छोटा रूम रहता है, उस टाइप के कमर्शियल सभी पुणे में आ गए और बहुत अच्छा चल रहा है। उसका स्टार्ट जो हम कोविड में बेचा था 19 लाख से बेचा था, अभी उसी का प्राइस 45 लाख से लेके 1 करोड़ तक भी गया है। वो इन्वेस्टमेंट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, उसमें आरओआई भी आपको 6% से लेके 12% तक है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंस आया हुआ आया है, ये कमर्शियल में चेंज है। मतलब मार्केट अब हुआ है। यस ऐसा यस आपका कहना है। यस। यस मैम, आप अभी बताइए कि लग्जरियस फ्लाइट में पिछले 2-3 सालों में क्या चेंज आया? यस, एक्चुअली पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ रहने के लिए घर देखते थे। अभी लोग सिर्फ घर नहीं देख रहे, उसके साथ मेरा लाइफस्टाइल कैसे होगा, ये चीजों पे सबसे ज्यादा लोग मतलब फोकस कर रहे हैं कि मैं जहाँ पे रहूंगा वहां पे आसपास में रहने वाले लोग कैसे रहेंगे, एम्यूनिटीज क्या दे रहा है। डेवलपर की हिस्ट्री पहले लोग चेक नहीं करते थे, अभी डेवलपर की हिस्ट्री, उनका पोजीशन ऑन टाइम है या नहीं है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये सारी चीजें अभी लोग देख रहे हैं। उसकी वजह से लग्जरी प्रोडक्ट का डिमांड अभी मार्केट में बढ़ गया है। आप दोनों का क्वेश्चन अभी जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो क्वेश्चन अपने जो मैं प्रिपेयर किया हुआ टीम में उसमें तो है नहीं, लेकिन अभी जैसे आपने बात की तो गवर्नमेंट का भी कुछ रोल इसमें कुछ रहा है क्या कुछ दिनों में? जैसे इन टर्म ऑफ रियल एस्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है और उसका क्या बेनिफिट हुआ है दोनों को भी, कस्टमर्स को भी और कंसल्टेंट को भी और डेवलपर्स को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रियल एस्टेट को गवर्न करता है गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ नहीं रहा है, कुछ तो स्टक हुआ है। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में प्राइस कभी डाउन नहीं होता है अगर आपने सही जगह प्रॉपर्टी लिया है तो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रियल एस्टेट को गवर्नमेंट गवर्न करता है, तो रेडी रेकनर रेट बोल के एक होता है जो हर 1-2 साल में मिनिमम 5 to 7% से बढ़ता है। मतलब प्रॉपर्टी का रेट कभी नहीं होगा। दूसरी बात, इंडिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो रियल एस्टेट से है। क्योंकि अगर आप 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो 7% का स्टैम्प ड्यूटी है, मतलब 7 लाख पर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा है। तो वहां पे प्रॉपर्टी का रेट कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में बहुत सपोर्ट किया था। गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि अभी कोविड आया है तो लोग शांत रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे जो ऑफर्स लेके आए कि 3% स्टैम्प ड्यूटी, वहां पे रियल एस्टेट को बहुत अच्छा बूस्ट मिला। और जो लोगों ने उस टाइम पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छा अभी आरओआई ले रहे हैं। गवर्नमेंट
का फोकस होता है रियल एस्टेट मार्केट में, और वो Yes. कस्टमर के हिसाब से भी और जो डेवलपर्स है, कंसल्टेंट है, उनके हिसाब से भी यस करते हैं। अभी उसमें और एक ऐड करना चाहूंगा, गवर्नमेंट में 2016 में रेरा लेके आया, हम्म, उसमें भी बहुत सी चीजें चेंज हो रही है। हम्म, गवर्नमेंट बहुत क्लाइंट सेंट्रिक हो रहा है। हम्म। अगर क्लाइंट को सबको, मैं बोल रहा हूँ 70-80% भी रेरा के बारे में पता होना, तो रेरा के वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे चेक करेगा। अगर कुछ भी चैलेंज है वहां पे, तो खुद बिल्डर पे कंप्लेंट कर सकता है, और वहां से वो सब कुछ लाइव दे सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन उसको उतना नॉलेज होना चाहिए रेरा का, और रेरा क्लाइंट सेंट्रिक हुआ है, वो समझना बहुत जरूरी है अभी। और एक गवर्नमेंट की स्कीम एक सर बहुत अच्छी है, जब महिलाएं घर खरीदती है हम्म, अपने नाम पे, हम्म, तो जैसे कि अगर मैंने जॉइंट में किया तो मुझे 7% स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लेकिन अगर अकेली औरत मतलब घर लेना चाहती है तो उसमें 1% का गवर्नमेंट डिस्काउंट देती है। मतलब नॉर्मली 7% होता है, लेकिन अगर मैं अकेले घर लेना चाहूंगी तो मुझे सिर्फ 6% का टैक्स पे करना पड़ता है। तो ओके। वो एक गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए मतलब अच्छी सुविधा निकाली सुविधा है। निकाली है। और सब्सिडी का भी कुछ है ना, जैसे जो फर्स्ट टाइम जैसे आप तो पीएमएवाई पहले था सर, हाँ, लेकिन अभी वो बहुत जगह पे बंद हो चुका है। हम्म। उसके लिए भी क्राइटेरियाज थे, LIG MIJ क्राइटेरियाज थे, वो अभी बंद हो चुका है। वो 2.5 लाख का बेनिफिट मिलता था, वो ओके। स्टेप बाय स्टेप मिलता था, अभी वो खत्म हो चुका अभी है। बंद हो गया। ओके। अभी हम हमारे नए सेक्शन के ऊपर जाते हैं। वो है ग्राहकों की आम समस्या, यानी कस्टमर्स प्रॉब्लम। तो जब कोई ग्राहक आपके पास आता है, तो उनकी सबसे आम परेशानी या कंफ्यूजन क्या होती है? यस, इसके लिए मैं पहले रूपाली से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि Yes. वहां पे ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि हमारा काम है घर लेके देना, फिर अपना ऑफिस और घर चलते रहता है, तो यहाँ से यस, start करते हैं। आप बताइए। यस, एक्चुअली जब कोई भी आते हैं, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स अभी हमने फेस किए हैं। जैसे हम जब घर खरीदते समय जो हमारी समस्याएं थी, मोस्टली वही सारे लोगों की समस्याएं रहती है। जैसे कि पानी, सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे पानी कॉर्पोरेशन का मिलेगा, 24 आवर्स रहेगा या नहीं रहेगा। फिर दूसरी चीज है कि मुझे टाइम पे पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरी चीज है जो भी रोड्स का अभी डेवलपमेंट चल रहा है, वो सच में होने वाला है या सिर्फ प्लान पे दिखाया गया है। वो सारी चीजें, एम्यूनिटीज जो आप दिखाते हैं, सच में वही एम्यूनिटीज आप प्रोवाइड करते हो या नहीं करते हो। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लीकेज सीपेज के प्रॉब्लम तो नहीं आते हैं। मोस्टली ये जो सारी समस्याएं, ये कॉमन समस्याएं रहती है सबकी। ओके। और इसके चलते उनका कंफ्यूजन भी बहुत होता है। यस। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। रूपाली ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, लेकिन हम जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमको पहला है लोकेशन। लोकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि बाहर जाते टाइम ट्रैफिक में फंस गए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑफिस जाना है, बच्चों को वापस स्कूल छोड़ना है, वापस बच्चों को आना है, वो सारा चीजें देख के फिर प्रॉपर्टी लिया तो बेटर है। उसके बाद आजू बाजू में मार्केट रेडी है क्या नहीं, डेली नेसेसरी नीड्स तो मिलना ही चाहिए। किधर बाहर जाना है, बाजू में बस स्टॉप है क्या नहीं, वो चीजें देखना बहुत जरूरी है। फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है, वो अपने लिए देखना बहुत जरूरी है। अभी मेट्रो वाकड़ तक आया है, थोड़ा आगे गए तो आगे आने वाला है। मोकाई चौक तक उसका यस यस यस, लेकिन वो सब कुछ देख के लिया तो बेटर है, वो देखना चाहिए प्रॉपर्टी। सर, लग्जरियस फ्लैट खरीदते समय लोग सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं? बहुत लोगों का लग्जरी का मीनिंग अलग है। जब भी लोग हमारे पास आते हैं, हमने ऐड में ये देखा था, हमको यही चाहिए। तो जब भी आप लग्जरी प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सैंपल मत देखो। सैंपल में तो आपको लग्जरियस दिखेगा ही, वहाँ पे मार्बल चकाचक रहते हैं, वो तो 25-30 लाख के फ्लैट में भी दिख रहा है। हाँ हाँ, इंटीरियर बहुत खतरनाक किया रहता है, तो वहाँ पे लोग लग्जरी में फंस जाते हैं। लग्जरी का मतलब है आपका सेफ्टी कैसा है वहाँ पे। जो बिल्डर ने पहले लग्जरियस प्रोजेक्ट्स बेचे हैं, वहां पे जाके देख लो एग्जैक्टली लग्जरी क्या दिया है। एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स दिए हैं। लग्जरी में लोगों को पहला घर होने के बाद दूसरा लग्जरी चाहिए उसको। एक फ्लोर पे 8-8 10-10 फ्लैट नहीं चाहिए उनको, मैक्सिमम 4, उसके ऊपर फ्लैट गए तो फिर वो प्राइवेसी नहीं रहता है, वो सेफ्टी नहीं रहता है। फिर वहां पे कोई भी मतलब कोई भी आओ कोई भी जाओ वैसे रहता है। तो लग्जरी में ये चीजें अगर देख ली तो फिर बेटर है, और ये देखना जरूरी है लग्जरी में। आप लेकिन जो बड़ी टाउनशिप है
उसमें तो ये पॉसिबल नहीं कि एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट हो, हम्म, क्योंकि बड़ा टाउनशिप है तो एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे माइट भी 4 या उससे ज्यादा 8 फ्लैट भी हो सकते हैं, क्योंकि उतना स्पेस उनके पास में होता है। हम्म। तो फिर उस केस में वो क्या करें? लग्जरी का मीनिंग ही वही है कि वहां पे लो डेंसिटी रहे। ओके। अगर आप बड़े टाउनशिप में घर ले रहे हैं तो वहां पे फिर लग्जरी के लिए मतलब अगर मेरा 2 BHK है, मुझे अभी 3 BHK में जाना है, 3 BHK टावर अलग रहना चाहिए वहां पे। ठीक है। वहां पे 1 2 3 मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर 4 BHK का क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मुझे पहला ही क्वेश्चन करता है, दिनेश 4 BHK का टावर अलग है, मेरे को लग्जरी चाहिए, वो है क्या? वो है तो ही मेरे को बता, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। ओके। लग्जरी का मीनिंग वैसे भी होता है लोगों का अभी। हम्म, लग्जरी लेंगे मतलब उनके पास गाड़ियां भी वैसी है। हम्म, फिर वहां पे ड्राइवर के लिए रुकना, हम्म। उनके उनके रुकने के लिए जगह होना, पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट होना, ये सब कुछ वहां पे माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन वहां पे होनी चाहिए लग्जरी में। वो देखना बहुत जरूरी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं हम्म। तो सबसे बड़ा रिस्क कहाँ होता है? अभी मैंने भी बहुत जगह पे देखा है मार्केटिंग में कि 12%, 9% ROI, 12% ROI, 18% ROI, यहाँ पे लोग बहुत बड़े फंस जाते हैं। एक्चुअल पेपर्स देखने चाहिए, एक्चुअल मार्केट की डिमांड देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली उतना डिमांड है क्या। उसके बाद अगर आप वो देख के ले भी रहे हैं, एग्जिट पॉलिसी क्या है उसमें, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, बोलते हैं लोग 12% ROI मिलेगा, लेकिन वहां पे जाके फंसते हैं और वहां पे एग्जिट पॉलिसी नहीं रहता है। फिर आपको जब तक वो लॉक इन खत्म नहीं होता है तब तक आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो जो पैसा गया है वो छोड़ के बाहर निकलो। तो उससे अच्छा है पहले सब कुछ क्लैरिटी ले लो। कमर्शियल में वही बोला आपको, 6% से 8%, मैक्सिमम 10%। 10% भी बहुत है, 6%, 8%, वहां तक आपको अश्योर्ड रेंट ROI मिलता है। उसके आगे गया तो रिस्की है। अगर फिर भी कमिट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, उसके बाद ही कमर्शियल में जाओ आप आगे। अभी हम नए सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। इस सेगमेंट में पारदर्शिता और ईमानदारी, लाइक ट्रस्ट ऑन बिल्डर। सो ट्रांसपेरेंसी कैसे रखते हैं और ऑनेस्टी, ये मतलब ये सेगमेंट में टेस्ट करेंगे। सो आपका क्वेश्चन है, आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक का हित सबसे पहले है? लाइक क्या कैसे अधेर करेंगे कि जो कस्टमर है उसका बेनिफिट सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार मैं क्लाइंट को पहले ही प्रॉपर्टी दिखाने से पहले बोलता हूँ कि हम क्या काम करते हैं, क्योंकि 6 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हमने इसमें। क्लाइंट का मतलब आई रिस्पेक्ट, उनका बजट है तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो बजट में हमने 1 2 प्रॉपर्टी दी है, लेकिन पोजीशन के टाइम पे आते आते कस्टमर लिटरली रो गए, दिनेश कहाँ पे फंस गए हम। तो उससे अच्छा है हमने क्या किया, फिर उसके आगे बहुत सारे एक्सपीरियंस आते आते गए, हमने बिल्डर को कैटेगराइज किया, कैट A, कैट B, कैट C और कैट D। तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्लाइंट को कि कैट A और B में ही आप प्रॉपर्टी लो, C और D पे जाओ मत। उसका कैटेगराइजेशन कैसे है, फिर जो बिल्डर 40 साल से मार्केट में है, जो बिल्डर ने 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किए हैं और मिनिमम 10 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, तो उसमें क्या करेंगे हम, समझो अभी एक A नाम के बिल्डर का प्रॉपर्टी पसंद आया, तो उसी डेवलपर का पोजीशन वाला जो प्रॉपर्टी है वो जाके हम मिनिमम 2 से 3 प्रॉपर्टी देखेंगे, वहां से फीडबैक लेंगे और फिर वहां पे रिकमेंड करेंगे। क्योंकि घर एक ऐसी चीज है, मैं अभी भी 2011 में लिया, अभी भी भुगत रहा हूँ, अभी तक कंप्लीट नहीं है। घर ऐसी चीज है कि बार बार नहीं ली जा सकती, और हर लोगों का एक सपना है, इमोशंस है वहां पे। तो वहां पे जब भी मेरा क्लाइंट हो या रूपाली और मैं जब बोलते हैं, तो अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो आपने हमेशा बोलना चाहिए वो घर में रहते वक्त कि दिनेश ने हमको फंसाया नहीं है, अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी दी है। वो हमारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता है। फिर आप बोलेंगे ना, दिनेश मेरे को वही पसंद आया, मेरे बजट में बैठ रहा है, सर ले लो आप, लेकिन वहां पे मैं आगे जो भी आपको दिक्कत आएगा उसमें हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो देख के, वो बता के ही हम डील करते हैं। मैम ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपके लिए, अगर आप इसका आंसर दे पाए
क्या ऐसा होता है कि आप किसी डील के लिए ग्राहक को ना भी बोलते हैं और क्यों? यस, मोस्टली क्या होता है, कभी कभी हर एक की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे बड़ा घर चाहिए और यही लोकेशन में चाहिए और वहां पे चलेगा, मुझे कोई भी डेवलपर रहेगा तो भी चलेगा। तो मोस्टली क्या होता है कि लोकेशन पहली चीज हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो लोकेशन, उसके साथ डेवलपर अच्छा है नहीं है। अगर हमने, हमारा पूरा स्टडी रहता है मार्केट का, अगर हमने वो स्टडी किया है कि डेवलपर की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, पोजीशन उनका टाइम पे नहीं है, डिले है, लिटिगेशंस है वो प्रॉपर्टी पे, आगे जाके हमारे ही क्लाइंट को तकलीफ हो सकती है, वो केस में हम लोग एश्योर्ड, मतलब गारंटेड हम बोलते हैं कि सॉरी सर, ये प्रॉपर्टी में डील करने के लिए हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। इससे अच्छा हम आपको गाइड करेंगे कि ये प्रॉपर्टी ना लेके आप कोई और अच्छी प्रॉपर्टी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, या आप मार्केट में देखिए, या फिर हमारे पास जो सर्वे है हम उनको ओपनली दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या मतलब पॉइंटर्स है जो अच्छे हैं और क्या पॉइंटर्स है जो इम्प्रूवमेंट के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं। नाइस। आपका आंसर बहुत स्पेसिफिक था। दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग। सो सर, आपके लिए अगला क्वेश्चन है हमारा। रेरा और लीगल डॉक्यूमेंट और पोजीशन के समय आप कस्टमर को किस तरीके से हेल्प करते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को प्रोसीजर नहीं वो होता है। प्रॉपर्टी सर्च करने से लेके पोजीशन तक क्या क्या प्रोसीजर है, तो हम डिटेल में बताते हैं। सर, प्रॉपर्टी बुक करके काम कंप्लीट नहीं होता है, पोजीशन तक बहुत सारा सपोर्ट लगता है। सर्च करने के टाइम पे ही पता चलता है कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, किसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कहाँ पे अटका है, ये सब कुछ हमें पता रहता है। किसने कौन सा प्रोजेक्ट क्या रेट पे लॉन्च किया था, वो भी हमको पता रहता है। तो लीगल में रेरा तो चेक करना ही चाहिए, लिटिगेशन क्या है वो चेक करना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट जेवी में है, जेवी में यानी कि जॉइंट वेंचर में है, लैंड ओनर के शेयर क्या है, बिल्डर का शेयर क्या है, लैंड ओनर के फ्लैट्स कौन बेचने वाला है, ये सारा डिटेल्स रेरा में रहता है। वो अगर डिटेल में सब कुछ चेक कर लिया तो सही है। उसके बाद आपने बुकिंग किया, बुकिंग के बाद फिर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट से पहले लोन प्रोसीजर है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है क्या, वो सब कुछ समझ के लेना। फिर एग्रीमेंट होने के बाद लोन सैंक्शन होने के बाद इमीडिएट पार्किंग एलोकेट करके लेना, क्योंकि अभी आप मुंबई का हालत देख रहे हैं, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। पुणे का हालत वैसा ना होने के लिए पहले से ही अपन प्लान करें कि मेरा फ्लैट अगर बुक हो रहा है तो कवर्ड पार्किंग मेरे को चाहिए। वो होने के बाद एग्रीमेंट होने के बाद फिर लोन का डिसबर्समेंट आता है। वो डिसबर्समेंट आपका पोजीशन तक चलता रहता है। तो उसके लिए भी आपको दिक्कत ना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो आईटी में है। मंडे टू फ्राइडे बहुत लोगों को टाइम नहीं मिलता, वर्किंग होता है। तो हम डोर स्टेप सर्विस देते हैं, ताकि आपको कहाँ पे भी जाना ना पड़े, आपका डिसबर्समेंट स्मूथली हो जाए, आपको घर अच्छा मिल जाए। यही हमारा फोकस रहता है हमेशा। ठीक है, ये सब करने के लिए आपको मैन पावर रिलेटेड टू सम टेक्नोलॉजी, आपको बहुत सारी चीजें लगती होंगी। तो आपका टीम साइज क्या है? टीम में कौन सी टीम क्या करती है? किस तरीके से आप प्रोसेस करते हो सारी चीजें? इन टर्म्स ऑफ ओनली डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल, ये किस तरीके से हेल्प करते हो? मतलब वो टीम है तो डोर स्टेप जाती है तो वो कितने लोग हैं? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है पिंपरी चिंचवड़ पुणे, सो डोर स्टेप जाने के लिए उतना टीम का बैंडविड्थ भी होना चाहिए। वो अपने पास है क्या? और उसके बाद में जो फॉलोअप्स है, इन टर्म्स ऑफ फॉलोअप्स, क्लोजर्स, ये चीजों में आपकी टीम, बैकएंड टीम का मतलब हेड काउंट वगैरह आप अगर बता पाए तो स्पेसिफिकली, क्योंकि क्लाइंट क्या होता है ना, क्लाइंट को समझने में आसानी होगी ये हमारे वीडियो के थ्रू कि किस तरीके से आप करते हो सपोर्ट। अभी देखा जाए तो मेरे पास 21 लोगों का टीम है। उसमें डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए तो मेरे पास एचआर एक है, बैक ऑफिस के लिए एक लड़की है, प्रीसेल्स में मेरे पास 6-7 लोग हैं, सेल्स में 1-2 लोग हैं और टीएल 2 है मेरे पास, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए 4 लोगों की टीम है। तो ये सारा होने के लिए एक सिस्टम भी होना चाहिए, जो पहले मेरे पास नहीं था। आपने ही वो करवा के दिया है मुझे, जो प्रीसेल्स कॉलिंग के लिए होना चाहिए। आईवीआर बोलो, उसको कैसे ट्रैक करना है, सीआरएम होना चाहिए। उसमें आप अच्छा हेल्प कर रहे हैं मुझे टेक्नोलॉजी वाइज। जो आप बोले पीसीएमसी इतना बड़ा है, तो उसमें क्या होता है, जो मेरा टीएल है, टीएल के अंदर भी 1-2 लोग रहते हैं, 2 टीएल है, 2-3 सेल्स वाले हैं।
उनको हर एक क्लाइंट का पता रहता है कि कौन से स्टेज पे कौन सा क्लाइंट आया है, हम्म, तो उस टाइम पे वो बराबर फॉलोअप लेते हैं और वो प्रोसेस आगे जाने में कैसा हेल्प करे उसमें फोकस करते हैं। कहा कुछ भी रहना तो फिर डॉक्यूमेंट लेके आना है, उनका पार्किंग अलॉटमेंट करना है, उनका डिसबर्समेंट करना है, वो सब कुछ कर लेते हैं। यस। प्रोसेसिंग और प्रोफेशनल टीम इस अभी नया सेगमेंट है, इसमें हम देखते हैं कि प्रोसेसेस और प्रोफेशनल टीम के बारे में। जैसे आपने बताया कि आपके पास में 21 लोगों का टीम है अभी, और आपने ये भी बताया कि किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, मतलब सेल्स में है या बैकएंड में है। सो उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है कि कस्टमर से पहले आप कॉल लेकर पोजीशन मिलने तक पूरी प्रक्रिया को आप समझा पाएंगे इन वन लाइन? क्या हुआ, कैसे आप कोल्ड कॉलिंग करते हो और वहां से आखिर तक किस तरीके से प्रोसेस जाते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है, क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे क्यूरियोसिटी बहुत है, क्योंकि इंडिया में भी अभी डीपीडीपी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग डेटा प्राइवेसी बहुत होती है। आपको कंप्लेंट्स अध्ययन करना भी है, और मैं आपसे करवा भी रहा हूँ। तो जो डेटा आता है वो मिसयूज ना हो कस्टमर का, वो भी सारी चीजों पे। तो पहले तो आप आपकी पूरी प्रोसेस बता दीजिए कि स्टार्टिंग से एंड तक आप क्लोजिंग कैसे लेके जाते हैं लीड को, और सेकेंडली फिर आप उस पे बताइएगा कि आप वो डेटा कैसे आप उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखते हो। नहीं तो ऐसा होता है कि डेटा आपके पास में है, आपने उस पर काम किया और वो डेटा किसी और को शेयर कर दिया, तो क्लाइंट का प्राइवेसी वहां पे नहीं रहता है, क्योंकि आपके उसमें क्लाइंट के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारा इंफॉर्मेशन होता है पर्सनल। यस, इसमें मैं प्रोसेस बहुत स्पेसिफिक और पर्टिकुलर है। डिजिटल मार्केटिंग जो टीम है मेरा, वो लीड जनरेट करता है। लीड भी मेरे ओटीपी वेरीफाइड है, ऐसा नहीं कि किसी ने भी मैसेज फॉर्म फिलअप कर दिया और लीड आ गया। अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी, मतलब आपका कहना है कि आपके पास में जो डेटा आता है वो पहले ही क्लाइंट ने कहीं पे फॉर्म भरा हुआ होता है वेबसाइट पे, या कहीं जो इवेंट्स होते हैं वहां पे, कि हमारा ये रिक्वायरमेंट है, फिर मतलब उनका कंसर्न आपने लिया हुआ होता है रिटर्न में या वैसे, और उसके बाद में वो डेटा पे ही आप काम करते हो। और थोड़ा स्पेसिफाई करता हूँ उसमें। समझो मेरा एक रावेन में प्रोजेक्ट चल रहा है XYZ नाम से, तो उसका मेरा मेटा पे और गूगल पे ऐड चलता है। तो वहां पे अगर क्लिक किया उसने नंबर डाल दिया, ओटीपी पहले जाएगा और फिर मुझे इंक्वायरी आएगा, तब तक इंक्वायरी नहीं आएगा। और स्पेसिफिक लोग भी बोलते हैं, सर आपने जस्ट अभी मेटा पे इंक्वायरी किया, मुझे आप 2 BHK देख रहे थे, तो वहां से जर्नी चालू हो जाता है। पहले प्रीसेल्स के पास रहता है, प्रीसेल्स कॉल करता है, पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है, फिर साइट विजिट प्लान होता है। साइट विजिट प्लान करने के लिए सेल्स टीम साइट पे रहता है। सेल्स टीम पूरा साइट दिखाएगा, एक्सप्लेन करेगा। फिर जो अपना डेवलपर का बंदा है वो भी साथ में रहता है, वो भी सब कुछ डिटेल में समझा रहता है। फिर सेल्स टीम का बंदा और टीएल वहां पे क्लोजिंग ले लेते हैं। क्लोजिंग के बाद फिर आगे का जर्नी है तुम्हारा लोन सैंक्शन, पार्किंग अलॉटमेंट, एग्रीमेंट, डिसबर्समेंट और तुम्हारा पोजीशन। ये स्टार्ट से लेके एंड तक। अभी मुझे बताइए डेटा प्राइवेसी का। डेटा प्राइवेसी के लिए आपने जो अभी एक सिस्टम दिया है, मुझे एक सेटअप करके दिया है, वो बहुत अच्छा है। उसमें और इम्प्रूवमेंट करना है क्या? हाँ, इम्प्रूवमेंट करना है, नंबर मास्किंग है। और एक मैंने चैलेंज रिसेंटली फेस किया है व्हाट्सएप का। कभी कभी क्या होता है, हमने मोबाइल अलग अलग दिए हैं, लेकिन गलत नहीं बोलेंगे, हर एक का मेंटालिटी है, मोबाइल लेके जाते हैं, बाद में कॉल उठाना नहीं, मिस यूज करना। तो वो एक कैसे अवॉइड करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और बहुत सारे सिस्टम प्रोसेस लेके आने, ताकि सब कुछ स्मूथ रहे, किसी को तकलीफ ना हो और ट्रांसपेरेंसी भी रहे कि मेरा क्या चल रहा है। अभी उसको मोबाइल पे सब कुछ दिखना चाहिए, मेरा क्या चल रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कस्टमर्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं मैम, लाइक NRI होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनके लिए आप अतिरिक्त सुविधा क्या देते हैं? मतलब उनके लिए और कुछ ऑप्शन है, सर्विस आप एडिशनली देते हो क्या? क्योंकि उनका यूजुअली अगर NRI है वो तो फिजिकली यहाँ पे है ही नहीं। अगर IT का कोई एम्प्लॉय है तो ठीक है, वो उसके वर्किंग शेड्यूल में बिजी है, लेकिन सैटरडे संडे या तो आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, मतलब जब उसको साइन अप करना है वो आ जाएगा। लेकिन NRI है एंड दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट डील, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में या फ्लैट्स में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके लिए आप कैसे करते हो? अगर करते हो तो किस तरीके से करते हो, तो वो मुझे समझना। यस,
मोस्टली क्या रहता है कि जब भी हमारा एनआरआई क्लाइंट के साथ कनेक्शन होता है तो वो हम उनका मतलब कंट्री मोस्टली कंट्री मोबाइल से व्हाट्सएप से तो पता चलता है, लेकिन फिर भी हम उनका वर्किंग आवर्स वहां के हिसाब से किस तरह से है वो हम उनको क्वेश्चन करते हैं। फिर उनका टाइम स्पेसिफिक वो कौन से टाइम पे फ्री रहते हैं, तो फिर वो रात में भी रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने 11 12 बजे वीसी करके पूरा उनको एक्सप्लेन किया है कि प्रोडक्ट कैसे रहेगा, प्रोजेक्ट कैसा है, गूगल मैप हम लोग उनको दिखाते हैं किस तरह से है क्या है। जब भी थोड़ा सा टाइम उनको हम निकालने के लिए बोलते हैं कि जब इंडिया में मतलब उजाला रहता है, डे रहता है, In morning. तब या करेक्ट, तो वो उनको कैसे दिखेगा, एक्चुअल साइट कहाँ पे है। तो हम लोग पूरा मतलब हाईवे से लेके पूरे प्रोजेक्ट तक हम वो वीडियो कॉल चालू रखते हैं, कैसे रहेगा, आपके रोड्स कैसे हैं, अभी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, ये सारी चीजें दिखाते हैं। फिर हम डेवलपर की हिस्ट्री बताते हैं किस तरह से है क्या है, और आप इस ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या फायदा होने वाला है। उस हिसाब से उनको सारा ट्रस्ट या सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उनका क्वेश्चन आता है कि हम लोग तो यहाँ पे है नहीं, फिर अगर हमें आगे प्रोसेस करना है तो किस तरह से रहेगा। मोस्टली अभी ऑनलाइन होने की, डिजिटल भारत होने की वजह से सारी चीजें ऑनलाइन होती है, तो पेमेंट का तो कुछ इश्यू नहीं रहता, लेकिन एग्रीमेंट मोस्टली तो उनका रहता है कि चलो फिर हम लोग उनको पूरा पीओआई की प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से है क्या है। फिर वो वहां पे पीओआई करते हैं, मतलब मोस्टली वो डॉक्यूमेंट आते हैं। आने के बाद जो भी उनका यहाँ पे रहता है मतलब रिलेटिव्स वगैरह, उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके फिर पूरा एग्रीमेंट प्रोसेस लाइन अप करते हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि उनको इंडिया में आने का टाइम नहीं मिलता, तो उनको पता होना चाहिए कि बाबा आपका कंस्ट्रक्शन स्टेज कहाँ तक आया है। तो वो सारी चीजें हम उनको मतलब डेली अपडेट देते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन स्टेज इस तरफ आया है, मतलब अभी कलरिंग का काम चालू है या कौन से स्टेज पे है और कौन से इंटरनल, स्टेज पे। ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं। और मोस्टली हम जो भी डेवलपर के साथ काम करते हैं, अभी रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश हुआ था कि ऑनलाइन पोजीशन भी दिया हुआ है कि क्लाइंट ने बुक किया है, घर देखा नहीं है, फिर भी बहुत सारे डेवलपर्स अभी उनका ऑनलाइन पोजीशन मतलब क्लाइंट यूके में है या कहीं और है, लेकिन उनके घर में पूजा हो रही है, वो लाइव वहां से देख रहे हैं, मतलब कटिंग रिबन कटिंग सेरेमनी हो रही है, एंट्री किया, गृह प्रवेश, उनका फ्लैट किस तरह से दिख रहा है। ये ऑनलाइन पोजीशन भी अभी बहुत सारे डेवलपर्स मतलब प्रमोट वो कर रहे हैं मार्केट yes, में, correct. ट्रेंडिंग है। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। हमारे एक क्लाइंट थे, एग्जांपल है, मेरे दोस्त के भाई थे, वो जो बाहर रहते थे, पुणे में आए। मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही घूम रहा था, क्योंकि भाई को प्रॉपर्टी देना है तो सही जगह पे जाना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हमने, एक प्रोजेक्ट फाइनल किया और उनको इमीडिएट जाना था। तो फिर उस टाइम पे बोला दिनेश कैसे करेंगे, तो मैं बोला विनोद था, विनोद को पीओए दे दो, पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं उसको। राइट्स सारे जाते, सारे राइट्स नहीं जाते, सिर्फ राइट मिलता है उनको एग्रीमेंट करने का, बेचने का राइट नहीं रहता है उसमें। तो वो राइट दिया उन्होंने। फिर बोले मम्मी पापा घर पे है, मम्मी पापा को भी फ्लैट देखना है एक बार। मैं बोला आप बिंदास जाओ, मैं यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा। फिर उनके मम्मी पापा को हम घर पे जाके लेके आए, फ्लैट दिखाए, फिर छोड़ा। तो उनको जो वो जर्नी था, जर्नी बहुत अच्छा लगा। वो जर्नी और वो एक्सपीरियंस मिलना बहुत सही है। और उनको वो पता भी चलना चाहिए कि हाँ, मैं नहीं रहूंगा तो भी दिनेश और रूपाली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का ख्याल रखेंगे। तो ये जर्नी एनआरआई के लिए बहुत मायने रखता है। अभी अपना जो 6 सेक्शन है उसकी तरफ मूव होते हैं। इसमें हाई वैल्यू लाइक निवेश और उससे जुड़े सलाह लाइक इन्वेस्टमेंट और उसके रिलेटेड एडवाइस के रिलेटेड सेक्शन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, आज के समय में पुणे पीसीएमसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से इलाके बेहतर है? पुणे और पीसीएमसी में लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो मैंने बताया आपको अभी कि वाकड, बानेर, बालेवाडी सैचुरेट हुआ है। तो अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए हिंजवडी, रावेत, मामूडी अच्छा है, रिंग रोड बन रहा है, अपना इंटरनेशनल स्टेडियम बाजू में है, हाईवे NH4 बाजू में है। तो ये जो एरिया है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे डेवलपर वहां पे आए, हीरानंदानी आए हैं, उन्होंने एक दिन में
1800 यूनिट बेचे हैं, सारे इन्वेस्टर लोग हैं। नाइस। तो इसमें मैं एक बताना चाहूंगा कि रावेत के पास या गहुंजे के पास एक डेवलपर आया है, उन्होंने 1800 यूनिट एक दिन में बेचे हैं। तो मार्केट इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे का, आगे के 3-4 साल बहुत अच्छे हैं। क्लाइंट ने शिफ्ट करना जरूरी है, जैसे मार्केट शिफ्ट हो रहा है वैसे माइंड भी चेंज करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी का मार्केट बहुत अच्छा है। सर, पहली बार प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को आप कौन से 3 सुझाव देना चाहेंगे? ओके, एक्चुअली पहली बार जो निवेश कर रहा है उनके लिए पहली चीज है कि लोकेशन, लोकेशन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। दूसरी चीज है लीगल डॉक्यूमेंट्स, पूरे चेक करो, समझो, उसके बाद डिसीजन ले लो। और तीसरी चीज है कि घर लेना एक इमोशनल डिसीजन है, इमोशनल के साथ नंबर्स, आगे का फ्यूचर देख के आप डिसीजन ले लो। लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो रेसिडेंशियल है वो तो इमोशंस के ऊपर ही ली जाती है, ठीक है? तब लोग क्योंकि लोगों का अगर पहला घर है तो ऑब्वियसली वो बेचने का तो कभी सोचने नहीं वाला, ठीक है? तो इमोशनल बाइंग ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि इमोशनल बाइंग थोड़ा दूर रहे। नंबर सेंटेंस आप क्या कहना चाहते हो कि वही कि कॉस्ट उसकी क्या रहे आज से फ्यूचर में, ऐसा आप कह रहे हो? करेक्ट करेक्ट। ठीक है। अभी आप दोनों जो साथ में बिजनेस में काम कर रहे हो तो उसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपके हस्बैंड वाइफ में जो वर्किंग डायनामिक्स है उसकी इस पे टेस्ट होगी। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, आप दोनों के बीच काम का बंटवारा कैसे करते हो? मेरा ज्यादातर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, निगोशिएशंस में मैं ज्यादा रहता हूँ। टीम रूपाली को ज्यादा मैक्सिमम सेल्स कोऑर्डिनेशन ज्यादा करती हो, क्लाइंट्स को हैंडल करना, प्रीसेल सेल्स टीम को हैंडल करना, उसमें ज्यादा वो रहती है। मैं भी रहता हूँ सेल्स में, ऐसा नहीं कि नहीं रहता हूँ, लेकिन मैक्सिमम रूपाली वो देखती है, उस हिसाब से हमने प्लान करके लिया है कि रूपाली तुम टीम के साथ रह के सेल्स पे फोकस रखो, मैं ज्यादातर थोड़ा ऑपरेशंस मतलब बैकएंड जो है थोड़ा सा सेट करूंगा। पहले थोड़ा सा ध्यान नहीं था, लेकिन अभी और सिस्टम प्रोसेस लेके आ रहा हूँ ताकि डिपेंडेंसी ना क्रिएट हो, ताकि दोनों का फोकस हमारे सेल्स पे रहे। ओके। बिजनेस और फैमिली लाइफ में बैलेंस कैसे बनाए रखते हो दोनों भी आप? यस मैडम अच्छी तरह से बता पाएंगे। दोनों को भी आंसर। यस, पहले मैडम बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। एक्चुअली मोस्टली स्टार्टिंग में साथ होते हैं तो जो भी थिंकिंग रहती है, कभी कभी मेरी अलग हो जाती है, सर की अलग हो जाती है। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि मराठी में एक वर्ड है वैचारिक मतभेद, वो होते हैं। तो मोस्टली फिर थोड़ा बैठ के समझते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छा क्या है और किस हिसाब से हमें डायरेक्शन लेना चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि घर पे जाने के बाद ही बिजनेस की बातें, पूरा दिन मतलब 24 आवर्स पूरा। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस हमने भी सेट किए कि जब तक ऑफिस में है, ऑफिस का डिस्कशन ऑफिस में ही रखेंगे, घर जाने के बाद जो भी रहेगा वो पूरा फैमिली टाइम रहेगा। वो स्टार्ट किया है हमने, अभी स्टार्ट किया है। हाँ। ओके, नहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब दोनों भी फैमिली से है। अभी मेरे बिजनेस में भी वही होता है कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों भी सेम बिजनेस पे फोकस करते हैं, लेकिन मेरे से वो अभी तक हमने ऐसा क्या बोलते हैं ना उसको ऐसा फिक्स नहीं किया। मेरा वही होता है, मेरा 24/7 वही डिस्कशन चालू रहता है बिजनेस रिलेटेड। नहीं, शुरुआत में हमको थोड़ी मुश्किल थी, मतलब फिर अभी कैसा है, थोड़ा मैच्योर भी हो गए, समझ में आया कि अगर रूपाली मेरे पे गुस्सा हो रही है तो मैं शांत सुन के लेता हूँ, पहले शांत हो जा। अगर मैं गुस्सा हो रहा तो बिजनेस रिलेटेड सुनाते हैं कि अभी क्या होता है वही 24/7 चैनल तो मैक्सिमम बिजनेस का ही डिस्कशन होता है। रूपाली तूने ये नहीं किया, वो इमीडिएट एक्शन आ जाता है, तो वो समझ के लेते हैं हाँ गुस्सा हो, शांत रहना है, बाद में सोल्यूशन निकलता ही है उसका। तो वो अंडरस्टैंडिंग आ गया धीरे धीरे, और क्लियरिटी रखेंगे तो मुश्किल नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता होगा ना दोनों में कि जैसे रूपाली मैडम को एक क्लाइंट है, उसको डिस्काउंट देना है, ठीक है, और आप कह रहे हो यहाँ पे डिस्काउंट देना ही नहीं है, ठीक है। लाइक क्या थोड़ा सा कस्टमर लॉयल है तो रूपाली मैम के मुझे पता है कस्टमर लॉयल है तो ठीक है, हमें इतना % उसको और डिस्काउंट करके देना चाहिए। और आप
लाइक बिजनेस के एंगल से सोचते हो तो आप सोचते हो कि नहीं नहीं, जो अपना पैरामीटर सेट है, स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ही चले तो बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं होगा। तो फिर वो कैसे मैनेज करते हो? इसमें कैसा है, देखो फील्ड पे रहता है उसको ज्यादा नॉलेज रहता है कि मुझे किस तरह से क्लाइंट को टैकल करना है। मैं रूपाली अगर मुझे साइड पे से फोन करे इसको करना पड़ेगा, मैं पहले ही वर्ड में बोलता हूँ ना कर, लेकिन वापस उसका कॉल कर आता है करना पड़ेगा। लेकिन और थोड़ा टाइम लिया ना उसने, वो ऑटोमेटिक कन्विंस कर लेती है उसको, क्योंकि अपने को पता रहता है क्लाइंट घूम के आया अपने पास आया मतलब उसको लेना है। ऐसा नहीं कि हम मतलब गलत तरीके से लेंगे उसको, लेकिन हम भी वैल्यू फॉर मनी बोलेंगे उसको क्या है अपने प्रोजेक्ट में, क्यों ये लेना चाहिए, तब जाके वो मान जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, आपने जो बोला कि नहीं देना पड़ता है, तो मैं कभी कभी बोलता हाँ ठीक है, अपने क्लोज है, 5-7 साल 6 साल से रिलेशन है, अपने पास 2-3 प्रॉपर्टी लिए, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, वो सेक्रीफाइस वो थोड़ा छोड़ना भी पड़ता है, बिजनेस में ऊपर नीचे होता ही है। सो आप डिसीजन मैडम के ऊपर छोड़ देते हो? हाँ हाँ, छोड़ देता हूँ मैं। कस्टमर के लिए जब आप साथ में पति पत्नी मतलब हस्बैंड वाइफ कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं तो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? क्लाइंट या हम? आप? देखो ये हम जब दोनों साथ में काम करते हैं, कल का ये एक्सपीरियंस बताएंगे हम। सॉरी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया, मिसअंडरस्टैंड हो गया। कस्टमर कैसा महसूस करता है सुरक्षित आप दोनों जब साथ में काम करते हो? यस। कल का एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा आपको। बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनको प्रॉपर्टी लेना था, लगभग 1 महीना हो गया हम साथ घूम रहे, सारे प्रोजेक्ट्स उनको बता रहा हूँ। वो व्यक्ति बहुत बड़ा है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो डेवलपर के साथ अच्छे कनेक्ट्स है, वहां पे जाके क्लोज कर सकते हैं। लेकिन हम जिस तरह से दोनों उनको कंफर्टेबल फील करा के बता रहे कि हम बताने से ज्यादा हम उनको एग्जाम्पल सा स्टोरी बताते हैं कि हमारे ये क्लाइंट ने ऐसा किया था, उनको ऐसा ऐसा बेनिफिट हुआ है। क्लाइंट को जब तक हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो तब क्लैरिटी नहीं आता। तो जब हम कल उनका फाइनली प्रॉपर्टी बुक हो गया हमारे साथ रात को 9 बजे, दोपहर से उनका साइट विजिट चालू था, रूपाली 6-7 बजे और रूपाली और मैं मिले, फिर हम दोनों साथ में गए। तो फिर लास्ट में उनका एक कहना था कि मेरा बॉन्डिंग अच्छा है उनके साथ, तो बोले दिनेश जहाँ पे बोलूंगा दिनेश से एक बार कंसल्ट करते फिर डिसीजन लेते। तो मैं इनको दोनों प्रोजेक्ट का कंपैरिजन दिया, तो फिर बोले दिनेश कहाँ पे करना, मैं बोला सर ये करो, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी, और उनको ऑफिस भी एक छोटा चाहिए, तो ऑफिस के लिए भी घर के पास ही हो रहा था और घर भी पास में हो रहा था। तो उन्होंने वहां पे आके डिसीजन लिया। तो फिर खाना खाने साथ में बैठे थे, 10-10:30 बजे हम साथ में थे। वो जो एक कंफर्ट आता है ना, बुकिंग होने के बाद खुद ही बोले अभी खाना खाने जाएंगे, साथ में बैठेंगे, फिर घर चले जाओ। तो वो एक कंफर्ट आता है ना जब साथ में रहते हैं, उनको भी समझता है कि हम बॉन्ड हो जाता है, तो फिर एक ट्रस्ट बैठ जाता है उनको, हाँ ये कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने देगा। तो उस तरीके से वो हैंडल करते हैं और वो ट्रस्ट भी आ जाता है उनको। अभी अपना नेक्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपने अभी तक जो अचीवमेंट की है ना, उसका थोड़ा कुछ हम बात करेंगे। हाँ। कोई ऐसा केस बताइए जहां आपकी सलाह से क्लाइंट को बहुत बड़ा फायदा हुआ हो, ऐसा कोई केस? मेरे कोल्हापुर के 2 क्लाइंट है। एक क्लाइंट पहले आए, उसके साथ उनके फ्रेंड भी आए, तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ देखा था उनका। उनके साथ मेरा एक वीडियो भी है, उन्होंने डिटेल में बताया कि जर्नी कैसा था। तो उन्होंने क्या किया था, 2021-22 की बात है ये, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ उसके 1-1.5 साल में उन्होंने प्रॉपर्टी देखना चालू किया था, और मुझे उनका डिजिटल के थ्रू लीड आया, मैंने कॉल किया, उन्होंने फोन पे ही समझ लिया कि मेरे गांव वाला है। तो वहां पे ऑलरेडी बॉन्डिंग बन गया फोन पे, जैसे लोकल एक ही गांव से बिलोंग करते, लैंग्वेज मैच हो जाता है, तो इमीडिएट समझ दिनेश तो इकडचा आहे, सांगलीचा आहे का, कोल्हापुरचा आहे का, ऐसे हो गया वो। तो हाँ बोला मैं वहां का हूँ, तो वो बोले हम आ रहे हैं अगले वीक, प्रॉपर्टी दिखाओ, फिर समझ के लेते। तो फिर उनको मैंने 2 ही ऑप्शन दिखाए। 2 ऑप्शन दिखाने के बाद उनको पसंद आया, यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी बुक करना है। प्रॉपर्टी बुक किया, दोनों ने बुक किया, लॉन्च में सेम डे, रेट बहुत अच्छा मिला उनको। फिर उनको पोजीशन के टाइम पे बुलाया, 2.5 से 3 साल के बाद पोजीशन के लिए जब आए, इतना खुश थे वो, मतलब लगभग 3 साल में उनको 20 से 25 लाख का बेनिफिट हुआ था। दूसरी बात,
उन्होंने जब प्रॉपर्टी बुक किया उसके बाद पोजीशन तक उनको एक भी बार आना नहीं पड़ा यहाँ पे। उनका डॉक्यूमेंटेशन सब मैंने देखा, पार्किंग अलॉट में मैंने देखा था, एग्रीमेंट में उनको यहाँ से मैंने भेजा था, वो सब कुछ मैंने किया था। इवन उनका फ्लैट रेंटल पे देना वो भी मेरे पास ही था, क्योंकि उनका ऑफिस, घर का चाबी भी मेरे ऑफिस में था। इतना वो सेटिस्फाइड थे वो। लेकिन वो अलग ही मजा है जब अपन ने दिया हुआ कस्टमर इतना हैप्पी रहता है, तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन बहुत सारा, बहुत ज्यादा। ओके, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके कस्टमर ने कोई गलत कोई मतलब आपके कस्टमर को अपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट से बचाया है, जैसे फाइनलाइज होने की स्टेज में वो गया और इन मोमेंट पे आपके पास में आ गया, ऐसे पूछने के लिए? है, मुंबई के भी है हमारे एक दो क्लाइंट जो क्या होता है, बहुत सारा मार्केटिंग चलता है मेटा पे, गूगल पे, तो लोगों को वहां पे रियलिस्टिक इमेज नहीं दिखता है, तो लोग वहां पे जाते हैं, समझ के आते हैं, बताने के लिए कुछ भी बता देते हैं, वापस एंड में मेरे पास आते हैं कि मतलब पता नहीं चलता है तब तक कि इमीडिएट या रिकॉल नहीं होता है, दिनेश को एक बार बताना चाहिए या समझना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने एक दो लोगों को रुकाया है, नहीं रुको थोड़ा, और वो लोग आज भी बोलते हैं, दिनेश अच्छा वो उस टाइम पे अपन ने वो डिसीजन नहीं लिया, नहीं तो गलत होता था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं अभी भी मार्केट में, तो वहां पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मत ले लो, आगे जाके अपने को रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन में हमारा फ्यूचर और कुछ फ्यूचर रियलिस्ट मतलब फ्यूचर के लिए किस तरीके से सोच रखनी चाहिए और उसके लिए क्या मैसेज है। सो मेरा क्वेश्चन है, आने वाले 5 सालों में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं? ओके, हमारा दोनों का सपना बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत बड़ा बनाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर हमें बनना है, ताकि कोई भी प्रॉपर्टी ले तो प्रॉपर्टी लेने से पहले या बुक करने से पहले एक बार हमसे समझ के ले कि वो प्रॉपर्टी उनके लिए सही है या नहीं है। वो अगर उनको वो हम अगर डिलीवर कर पाए तो हम जीत गए वहां पे। फिर भी एक ये तो हो गया विजन, ये विजन है आपका कि कोई भी क्लाइंट हो, आप ऐसा चाहते हो कि कोई भी अगर पुणे पिंपरी चिंचवड में प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो आपसे एक बार कंसल्ट जरूर करें, ठीक है, ये हो गया आपका विजन। लेकिन मिशन की यहाँ पे, ठीक है, आपने जैसे कहा कि मुझे नहीं ऐसा कि कोई बहुत बड़ा कंपनी बनाना है, लेकिन कोई तो मिशन आपका होगा बिजनेस रिलेटेड कि यहाँ तक मेरा रीच होना चाहिए कि जहां से मैं खुद भी बेनिफिट्स ले पाऊँ और मेरे एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट दे पाऊँ। लाइक एक टर्नओवर का एक हो सकता है, या मल्टीपल ब्रांचेस आप खोल सकते हो, आप पैन इंडिया बिजनेस कर सकते हो, अक्रॉस द इंडिया तो आप करते हो एनआरआईज के लिए जो यहाँ पे करते हैं स्पेसिफिकली, ऐसा कुछ मिशन प्लान किया हुआ है कि विजन तो ठीक है कि विजन मेरा ध्यान में आ गया, लेकिन मिशन के इसमें मिशन मेरा ये है कि अभी मेरे साथ जो 5-6 साल से लोग जुड़े हैं, वो उनका कैसा है, अभी एम्प्लॉय का माइंडसेट वही रहता है, तो उनको मुझे और बेटर बनाना है ताकि वो खुद मेरे जैसा बन पाए। तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी लेके आना, समझो मैं अभी वाकड़ में बैठा हूँ तो दूसरे लोकेशन में उनको एक ब्रांच खोल के देना, वो वहां पे ब्रांच हेड बन जाए ताकि मेरे साथ वो भी प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर पाए। वो एक मेरा थॉट है कि पैसा मिलेंगे तो लोग ऑटोमेटिक जुड़ते जाते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट वही है, लोग सब लोग इमोशंस बाद में आते हैं, पहले पैसा रहेगा तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। उसके बाद है मेरा दुबई का प्लान है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट भी है जो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे दुबई का मार्केट टैप करना है और वहां पे अच्छा काम करना है, क्योंकि मतलब दुबई में आप प्रॉपर्टी लोगों को कंसल्ट करेंगे। ओके, ये आपका प्लान। यस, ठीक। अगर कोई जो अपना व्यूअर है जो पुणे या पिंपरी चिंचवड में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो, तो आपसे वो कैसे कांटेक्ट करे? तो आप आपका कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी या वेबसाइट अगर बता पाए, और वैसे तो हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ उसके लिए बोल पाए। हमें अगर कनेक्ट करना है तो प्लीज, हमें अगर कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप
डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा वेबसाइट भी हमने दिया है, उस पे आप जाके हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आखिर में जो हमारे व्यूअर्स हैं उसके लिए आपका एक मैसेज जो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू व्यूअर्स को हमारे देना चाहेंगे? मैं सबको बताना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, सोच समझ कर ले लो। प्रॉपर्टी लेना बहुत बड़ा डिसीजन है, छोटा डिसीजन नहीं है। क्योंकि हम जॉब कर रहे होते हैं, कोई बिज़नेस वाले हैं, पेरेंट्स यहाँ पे है, कोई एनआरआई है। अ, अभी अपन सोच समझ कर डिसीजन नहीं लिया तो बाद में अपने को टाइम नहीं है सब कुछ हैंडल करने के लिए। अभी थोड़ा पैसा, मैं ज़्यादा थोड़ा पैसा ज़्यादा गया तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे डेवलपर के पास अच्छा प्रॉपर्टी ले लो। अ, हम कंटिन्यूअस काम में रहते हैं, घर वाले वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कभी-कभी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस नहीं रहना, पानी नहीं रहना, वो बाद में दिक्कत फैमिली को होती है। उससे अच्छा अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी लो, यही मेरा एक लास्ट मैसेज सबको रहेगा। थैंक यू। अभी आज के सेशन के तो हमारे क्वेश्चन सब खत्म हुए। तो जस्ट आपसे, क्योंकि आप इतने सालों से अभी ये बिज़नेस कर रहे हो, तो अगर कोई रियल एस्टेट बिज़नेस में आना चाहे हुँ, या कोई कर रहा है, जैसे भी आपने स्टार्ट में किया 1 साल, 2 साल जो हुँ, भी स्ट्रगल हुआ, तो अभी बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं सेल करना, कंसल्ट करना। जैसे आपके पास में कोई जॉब के लिए तो वो ऐसा चाहता है कि कभी वो भी सेल कर पाए। हुँ। तो ट्राई करते हैं कि मैं खुद सेल करना चालू करूँ फ्लैट या कमर्शियल स्पेसेस। तो ऐसे जो लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि कहीं वो कोई बिज़नेस ग्रुप को जॉइन करे हुँ। या किस तरीके से वो काम करे, कस्टमर को कैसे टैकल करे? इन शॉर्ट कि जो हमारा लोकल मराठी क्राउड है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो ट्राई करते हैं कि प्रॉपर्टी कंसल्टिंग का काम करें, हुँ। लेकिन उनको कुछ सर्टेन चैलेंजेस वो फेस करते हैं। तो आप उनको कैसे गाइड करना चाहेंगे कि वो क्या करे? कोई बिज़नेस ग्रुप को जॉइन करे या कोई किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाए बिज़नेस को ग्रो करने के लिए उनकी? क्योंकि वो एज़ एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो आगे टीम साइज़ कैसे बढ़े? ऐसा थोड़ा-सा आप अगर बता पाएँ। इसमें 2 प्रोस्पेक्ट में बताऊँगा कि बिज़नेस स्टार्ट करना है और दूसरा एक है कि बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म कैसे रहेंगे या कैसे वो चूज़ करना चाहिए। प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का बिज़नेस बहुत अच्छा है कि हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, मतलब इसमें कैसा है, पैसा है, टिकट साइज़ बड़ा है तो पैसा भी है, लेकिन उसमें लोगों को पैसा इमीडिएट चाहिए। टिकट साइज़ दिखने में दिखता है 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन इतना इतना भी ईज़ी नहीं है। अगर आप पेशेंस के साथ काम कर रहे हो, 1 डेढ़ साल का आपके पास टाइम है, उतना इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है, तो रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। उसमें मैं बताऊँगा कि जब भी आपके पास क्लाइंट है, तो खुद के बेनिफिट के लिए काम मत करो, आगे के बेनिफिट के लिए काम करो। पहले क्लाइंट को सिखाओ, क्लाइंट को एजुकेट करो, क्लाइंट को गाइड करो, उसके बाद क्लाइंट आपके पास आने वाला है। अगर आपने डिसाइड ही की कर लिया है कि ये क्लाइंट आया है मेरे पास, उसको वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा, क्लाइंट बोल रहा है अच्छा लग रहा है, बुक करो सर, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। वो करके फ़ायदा नहीं है, वो आप टेम्परेरी करोगे, एक थोड़ा टाइम आएगा फिर एग्ज़िट हो जाओगे। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है सिर्फ़। अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो ईमानदारी से स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करो, सर ये अच्छा है, ये बुरा काम मैं मतलब जो सही नहीं है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये सही है, यहाँ पे काम करो। थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए, लेकिन वो आप सेट हो जाते हो। दूसरी बात, बहुत बार ये चैलेंजेस फेस करते हैं कि काम करने की इच्छा है, लेकिन वो एक सिस्टम, एक प्रोसेस कैसे होना चाहिए वो पता नहीं है। मैं भी अभी बहुत सालों से जैसे नेट कनेक्शंस क्रिएट कनेक्शंस बिल्ड करना, करने हैं, लीड्स के मार्केटिंग कैसे करना है, लीड्स कैसे जनरेट करना लीड कैसे जनरेट करना है, अपने नीचे 1-2 एम्प्लॉइज़ अगर हायर करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, वो नहीं पता होता है तो मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें से मैं बीएनआई में हूँ। तो अपन जो बीएनआई में समझ के लेते हैं कि वहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। हुँ, हुँ। वहाँ से फिर पता चलता है कि कौन कैसे बिज़नेस कर रहा है, वहाँ पे चैलेंजेस डिस्कस होते हैं। वहाँ से पता चलता है स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉइज़ कैसे हैंडल करना, लीड कैसे जनरेट करना है। फिर वहाँ पे आपको जैसे ही पता चलेगा, आ जाओ अपनी कंपनी इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो। इतना ईज़ी है, लेकिन वहाँ पे भी टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएट होता है वो। हर जगह पे आपने टाइम और पेशेंस रखे तो आपको रिज़ल्ट मिलने ही वाला है।
अगर कोई जैसे आपने बताया कि कनेक्शंस के लिए और सिस्टम पूरा सीखने के लिए बिजनेस के लिए एक न्यू स्टार्टअप बिजनेस के लिए अगर उसको एंटरप्रेन्योर बनना है एक अच्छा, तो आपका कहना है कि इन शॉर्ट बी आप जैसे बीएनआई के आपने बताया कि आप बीएनआई प्लेटफॉर्म से काम करते हो, वहाँ से सारा लर्निंग करते हो, राइट कनेक्शन वहाँ से राइट जनरेट करते हो। तो अगर किसी को बीएनआई प्लेटफॉर्म पे अगर ज्वाइन करना है, तो वो किस तरीके से ज्वाइन कर सकता है? उसका क्या प्रोसेस है और मतलब उसमें ऐसे अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं क्या रीजन वाइज़ और कैसे वो कर पाए? तो अगर आप बता पाएँ? अभी इसमें कैसा है, अगर आपको बीएनआई के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो हर एक लोकेशन के लिए अलग अलग चैप्टर्स है एरिया वाइज। तो हर एक मीटिंग बहुत सिस्टमेटिक और टाइम बाउंडिंग रहता है। वहाँ पे अगर आपको अब मीटिंग अटेंड करना है, तो मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने दिया है, वेबसाइट शेयर किया है। आ जाओ, डिस्कस करो, हम साथ में जाएँगे, समझ के ले लो कि एग्ज़ैक्टली क्या है। वहाँ पे आके ही आपको पता चलेगा कि लोग यहाँ पे क्यों जुड़ रहे हैं। हुँ। अगर लॉन्ग विज़न है, क्लियर है, बड़ा बनना है, तो बड़े लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, सिंपल। अगर छोटा-छोटा करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुएँ में से बाहर नहीं आएँगे तो तब तक आपको समुद्र दिखने ही नहीं वाला है। तो वो समझना है तो आपको अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ सीखो, ऑटोमेटिक आप अच्छे अच्छे बनोगे, बड़े आप बनोगे। बीएनए का कौन-सा ऐसे चैप्टर्स वगैरह कुछ होते हैं क्या? और कौन-सा आप रिकमेंड करेंगे अगर किसी को बीएनआई के मैं बोलूँगा मतलब पिंपरी-चिंचवड़, पुणे मतलब ऐसे ही? पिंपरी-चिंचवड़ में मैं जो चैप्टर में हूँ बीएनआई इंस्पायर चैप्टर है, बहुत अच्छा है, ग्रोइंग चैप्टर है, लोग भी बहुत एंथुसियास्टिक है, तो रिकमेंड करूँगा एक बार एज़ अ विज़िटर आ जाओ, फिर विज़िटर बन आने के बाद आपको कैसा लगता है एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फिर मैनेजमेंट कमिटी डिसाइड करता है कि आपका एनरोलमेंट आगे कैसे करना है। यस। थैंक यू दिनेश सर एंड रूपाली मैम। आज आपने जो टाइम दिया और इतनी सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए दिया, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच और होपफुली हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग हो और यस। की फैक्ट्स पे हम बात करें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बाय।